तो कक्षा 10 के विषय रसायन विज्ञान का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ये लेक्चर 2 है, जिसमें कल मैंने पढ़ाया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। मैंने बता दिया था क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उससे एक नया पदार्थ बनता है, या फिर किसी एक पदार्थ को उन पे भौतिक रिएक्शन करके नए पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। फिर हमने क्या कहा था कि अगर इन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थों एवं उत्पादों को यदि उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा, प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाए तो अब इस संरचना को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया था कि इधर क्या है, इधर होता है अभिकारक और उसके बाद अभिकारक से जो बनता है वो कहलाता है उत्पाद। अगर इस अभिकारक और इस उत्पाद को हम इनके रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त करें तो अब जो हमारी संरचना आती है वो हमारी संरचना कहलाती है रासायनिक समीकरण। ये इतनी बातें हमने बता दिया था। तो अगला चीज हमको जानना है कि रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित कैसे करेंगे या रासायनिक समीकरण को हम लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहला चीज है रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। तो अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, तो अगला चीज हमको जानना है कि रासायनिक समीकरण लिखेंगे कैसे, लिखने की विधि क्या है। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि मतलब कोई भी अगर रासायनिक समीकरण है तो उसको लिखेंगे कैसे। तो जैसा कि हमको पता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होता है और उसके बाद में जो है अभिकारक से बनता है उत्पाद। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर केवल एक ही अभिकारक हो और ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर केवल एक ही उत्पाद बने। ये कई खंडों में हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये है और बी है, तो ये और बी दोनों को मिला करके कहा जाएगा अभिकारक। और अगर अलग अलग की बात की जाए, ये क्या है और बी क्या है, तो इसको हम कहेंगे अभिकर्मक। तो अगर किसी भी अभिकारक में एक से अधिक अभिकारी पदार्थ दिए हुए हों तो उन अभिकारी पदार्थों के मध्य प्लस चिन्ह लगा के लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर दो अभिकर्मक दिए हुए हैं तो इन दोनों के मध्य प्लस चिन्ह लगा के लिख देंगे। पहला नियम ये हो जाएगा। दूसरा नियम ये है कि हम अभिकारक और उत्पाद के मध्य एक तीर लगाते हैं। तो यही छोटे बेसिक नियम है कि अगर हम रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय अगर एक से अधिक अभिकारी पदार्थ है या एक से अधिक उत्पाद बन रहे हैं तो उनके मध्य प्लस चिन्ह लगा देते हैं। और अभिकारक और उत्पाद के बीच जो है सदैव एक तीर के द्वारा इन्हें प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज है कि रासायनिक समीकरण हम लिखेंगे कैसे। अगला चीज आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। तो अगला नियम जानेंगे, इसको लिखते रहेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। अच्छा, इसमें इसी चीज में रासायनिक समीकरण को लिखने में कुछ चीजें और आता है। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि ये प्लस बी या अभिकारक है, उससे मिलकर बन रहा है उत्पाद। तो अगर ये हमारा जो अभिकारी पदार्थ है ये अगर सॉलिड है, ठोस है, अगर ये क्या है ठोस है, तो इस ये के इस कोने पर हम एस लिख देंगे, एस फॉर सॉलिड। अगर ये हमारा बी मान लीजिए क्या है लिक्विड है, द्रव है, तो यहाँ पर हम जो है इस बी के कोने पर एल लिख देंगे, एल फॉर लिक्विड। और अगर ये हमारा सी जो है ये क्या है गैस है, मान लीजिए सी क्या है गैस है, तो यहाँ पर हम जो है जी लिख देंगे इसके कोने पर। मतलब यहाँ पर जो यस सिंबल है
वो ठोस को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पे जो यल सिंबल है वो द्रव को प्रदर्शित करता है, और जो जी सिंबल है वो गैस को प्रदर्शित करता है। कुछ चीजें और आती हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को हम देखेंगे कहीं लिखा मिल सकता है कि ये, और उसके बाद में जो है ये अभिकारक है और इससे बन गया बी उत्पाद, और इसके मध्य लिखा है DIL डायलूट, या फिर कहीं ऐसा भी हमको लिखा मिल सकता है कि ये हमारा क्या है अभिकारक है और बी क्या है उत्पाद है, और यहाँ पे लिखा रहेगा CONC। तो इस DIL का मतलब होता है डायलूट, और ये CONC का मतलब होता है कंसंट्रेट। मतलब ये जो DIL है ये तन को बताता है, और ये जो CONC है ये सांद्र को बताता है। मतलब कोई विलयन जो है, कोई जो रासायनिक अभिक्रिया है वो तनु है या सांद्र है, इस बात को प्रदर्शित करता है। कुछ और सिंबल हैं इसी क्रम में जो है हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को ऐसा भी देख सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया मान लीजिए है ये है, और यहाँ पर जो है इससे बी बन गया है, तो यहाँ इसके ऊपर डेल्टा त्रिभुज बना होता है। तो ये जो त्रिभुज है, ये डेल्टा जो है ये गर्म को प्रदर्शित करता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हीट किया गया है, गर्म किया गया है, यानी उसको उष्मा दी गई है। ये डेल्टा जो है उष्मा को प्रदर्शित करता है। तो ये तमाम बातें थी कि हम जो है किसी रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कैसे। अगला बात आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। तो संतुलित यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, मतलब हम द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार जानते हैं, द्रव्य संरक्षण के नियम के अनुसार जानते हैं कि इस संसार में ना तो कोई पदार्थ नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर भी लागू होता है। कि क्या लागू होता है देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई हमारे सामने जो है एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है कि ये अभिकारक है और बी क्या है उत्पाद है, तो यहाँ पर अभिकारी पदार्थों के और उत्पाद के पदार्थों के मध्य ना तो कोई नया परमाणु बनेगा और ना ही कोई परमाणु जो है नष्ट होगा। उनके अभिकारी पदार्थों में परमाणुओं की संख्या उत्पादों में परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। अगर बराबर नहीं है तो वह समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाएगा, और अगर अभिकारी पदार्थ में और उत्पाद पदार्थों में परमाणुओं की संख्या बराबर है तो वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। तो अगर हमारे सामने कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है और वहां पर अभिकारी पदार्थों में परमाणुओं की संख्या बराबर है, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के, तो वह जो समीकरण है, वह जो रासायनिक समीकरण है वो कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य अभिकारी पदार्थों में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर है तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसी के विपरीत, इसको लिख लेंगे, इसी के विपरीत यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या यानी अभिकारक में परमाणुओं की
संख्या बराबर नहीं है उत्पादों में परमाणुओं की संख्या की, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या की, तो वह समीकरण जो है कहलाएगा असंतुलित समीकरण। तो वो समीकरण जो है असंतुलित समीकरण कहलाएगा, असंतुलित समीकरण। तो हम यहाँ पर दो बातें जान चुके हैं कि जो रासायनिक समीकरण है वो दो प्रकार का होगा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होगा जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या उत्पादों में परमाणुओं की संख्या के बराबर होगा, और असंतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण होगा जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या उत्पादों में परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होगी। कोई भी रासायनिक समीकरण असंतुलित रूप से लिखना गलत होता है, इसलिए अगर कोई रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित किया जाएगा, और उसको किस प्रकार से संतुलित किया जाएगा वो यहाँ पर देखना है। तो मान लीजिए हमारे सामने कोई रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है, जैसे हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है Mg। Mg जो है वो रिएक्ट हो रहा है O2 से, और रिएक्ट होकर के बना रहा है MgO। ये हमारे पास एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित है, तो संतुलित के लिए हमने क्या बताया है कि अभिकारी पदार्थ में परमाणुओं की संख्या उत्पादों में परमाणुओं की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1 है, तो मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर बराबर है। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, इसलिए रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए, तभी यह रासायनिक समीकरण संतुलित माना जाएगा, अन्यथा असंतुलित होगा, और असंतुलित समीकरण हम लिखते नहीं है। तो संतुलित करने के लिए करेंगे क्या, तो इसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग नियम मिलेगा, मैं डायरेक्ट नियम बता दे रहा हूं। कुल मिला के हमें करना क्या है कि दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। इसलिए अगर हम यहाँ पे कोई संख्या ऐसी बढ़ाएंगे जिससे कि मैग्नीशियम की संख्या बराबर हो जाए और ऑक्सीजन वाली संख्या पर फर्क ना आए, दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर ऑक्सीजन बराबर करना चाहेंगे, और अगर हमको ऑक्सीजन बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अच्छा, एक बात और रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानना है और जो शॉर्टकट विधि भी है, कभी भी हम किसी भी संख्या को बढ़ाते समय किसी भी परमाणु में केवल हम गुणा कर सकते हैं, स्क्वायर में नहीं बढ़ा सकते। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए हमको हाइड्रोजन की संख्या बराबर करनी है तो यहाँ पे मैं 2 नहीं लिख सकता, मैं हमेशा लिखूंगा तो इसके गुणांक में ही लिखूंगा। तो ये बात हमको रासायनिक समीकरण पर संतुलित करते समय ये ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या जो बढ़ाई जाएगी वो परमाणुओं के गुणांक में बढ़ाई जाएगी, ना कि घात में। तो अब गुणांक में बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखो हमको मैग्नीशियम की संख्या ऑक्सीजन की संख्या बराबर करनी है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन करना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर देंगे 2MgO। अब जैसे ही यहाँ पे हमने 2MgO किया तो ऑक्सीजन की संख्या तो देखो बराबर हो गई, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 2, लेकिन मैग्नीशियम की संख्या डिस्टर्बेंस हो गई। कैसे, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना था 1 और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो गया 2, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। दोनों तरफ मैंने 2 से गुणा किया, मैग्नीशियम की संख्या बराबर हो गई, नया समीकरण आ गया 2Mg+O2 और बन क्या गया 2MgO। अब गिन के देखो तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना 2, तो यहाँ भी मैग्नीशियम कितना 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना 2, यानी यह समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसको लिखना चाहे तो लिख लेंगे। रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय केवल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि हमको जो संख्या बढ़ाना है वो परमाणुओं के गुणांक में बढ़ाना है, ना कि उसके घात में। ठीक है, तो
तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं और उन रासायनिक समीकरणों को जो है हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे सामने एक और रासायनिक अपक्रिया लिखी हुई है, वो रासायनिक अपक्रिया कौन सी है देखेंगे। तो ये है NH3+O2। अगली रासायनिक अपक्रिया क्या है, NH3+O2, और इससे बना क्या है, NO प्लस जो है H2O। अब ये हमारा जो समीकरण लिखा हुआ है ये असंतुलित समीकरण है। चलो देखते हैं कैसे असंतुलित है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की संख्या कितनी थी, 1, तो यहाँ भी नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1, बहुत अच्छा, बराबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, 3, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, मतलब बराबर नहीं है, इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 और 1 2, मतलब ऑक्सीजन की संख्या बराबर है, नाइट्रोजन की संख्या बराबर है, बट हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं है, मतलब ये समीकरण कैसा है, असंतुलित समीकरण है। और हमको लिखना क्या है, संतुलित समीकरण। ये क्या है, असंतुलित समीकरण है और हमको लिखना है संतुलित समीकरण। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी संख्या हमको बराबर करनी पड़ेगी। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो अगर हमको जो है संख्या बराबर करनी है हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3, यानी हाइड्रोजन बढ़ाने की जरूरत है इधर। और अगर इधर हाइड्रोजन बढ़ाया जाएगा तो कितना बढ़ा दिया जाए तो अगर यहां पर मैं 4 कर दूं, ठीक है, गुणा भाग करके बराबर करेंगे, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 तिहाई 12 हाइड्रोजन। और अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूं तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन बराबर हो गया लेकिन बाकी काम बिगड़ गया। बाकी काम क्या बिगड़ा है देखते हैं। अब देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हो गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 12 हो गया, हाइड्रोजन की संख्या हो गई बराबर। लेकिन यहाँ पे अब नाइट्रोजन की संख्या बिगड़ गई। नाइट्रोजन की संख्या कैसे बिगड़ गई, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 ही है, और यहाँ कितना हो गया, 4, तो यहाँ पर मैं कितने से गुणा कर दूंगा, 4 से। तो अब नाइट्रोजन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो चुकी है। अब हम देखें ऑक्सीजन की संख्या, तो ऑक्सीजन की संख्या तो बिगड़ चुकी, क्यों, क्योंकि 4 ऑक्सीजन इधर है और 6 ऑक्सीजन इधर है, कितना हो गया, 10 ऑक्सीजन। तो मैं इधर कितने से गुणा कर दूं, 5 से, तो ये कितना हो गया, 5 दूना 10, ठीक है, तो बराबर हो गया। यानी हमने क्या किया, NH3 वाले में 4 से गुणा किया था, यानी 4NH3 प्लस O2 में कितने से गुणा किया था, 5 से, तो यानी 5O2, और फिर क्या किया था, यहाँ NO में कितने से गुणा किया था, 4 से, और प्लस 6H2O, यानी H2O में कितने से गुणा किया था, 6 से, तो यानी 6H2O। अब देखो सब संख्या बराबर है, 4NH3 यानी नाइट्रोजन की संख्या 4 4, हाइड्रोजन की संख्या 6 दूनी 12, तो 4 तिहाई 12, फिर ऑक्सीजन की संख्या 5 दूना 10, तो 4 और 6 10, यानी ये समीकरण हमारा कैसा हो गया, संतुलित हो गया। तो ये कौन सा समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण। ठीक, ऐसे अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो अगला एग्जांपल हमारे पास है कि जो है FeS, और ये रिएक्ट कर रहा है जो है O2 से, और O2 से रिएक्ट करने के बाद ये बना रहा है Fe2O3, और प्लस जो है बन रहा है SO2। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे बैलेंस देखो बराबर है कि नहीं बराबर है, यानी ये समीकरण कैसा है, संतुलित है कि असंतुलित है। तो बिल्कुल दिख रहा है कि ये समीकरण हमारा कैसा है, असंतुलित है। क्यों असंतुलित है, क्योंकि यहाँ पर आयरन की संख्या कितनी है, 1, और यहाँ पे आयरन की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पे सल्फर की संख्या कितनी है, 1, तो सल्फर की संख्या 1 बराबर है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 3 ये हो गया और 2 ये हो गया, 5,
यानी ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर नहीं है और आयरन की संख्या भी बराबर नहीं है। मतलब ये समीकरण कैसा है? असंतुलित है, असंतुलित समीकरण है। अब इस समीकरण को हमको क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमको 2Fe यानी Fe की संख्या अगर सबसे पहले बराबर करें तो ये हो जाएगा 2FeS, यानी यहाँ पर हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही हमने 2 से गुणा किया तो आयरन की संख्या तो बराबर हो गई, लेकिन सल्फर की संख्या बिगड़ गई, इसलिए यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो सल्फर की संख्या भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अब किसकी संख्या बिगड़ गई? अब बिगड़ गई ऑक्सीजन की संख्या। कैसे? और पहले भी बिगड़ा हुआ था। ऑक्सीजन यहाँ कितना था? 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 दूना 4 और 4 और 3 7, 4 और 3 7। अच्छा, एक बात, यहाँ O2 है और ये कितना हो गया है? यहाँ पे अगर हमने 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ 2 से गुणा नहीं करेंगे और थोड़ा बढ़ा दीजिए, नहीं तो डिस्टरबेंस हो रहा है संख्या। अच्छा, ये फिर तो बराबर हो जा रहा था, तो यहाँ पे ऐसा करें 4 से गुणा कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ पे 4 से गुणा करते हैं तो ये 4Fe हो गया, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो ये Fe क्या हो गया? बराबर हो गया। तो 4Fe और 2 यानी 4Fe, Fe बराबर हो गया। सल्फर कितना है? तो सल्फर कितना है? 4 है, और यहाँ पे सल्फर कितना है? 1 है, तो यहाँ पे भी 4 से गुणा कर देंगे। तो ये सल्फर की संख्या और सल्फर की संख्या बराबर हो गई और आयरन की संख्या बराबर हो गई। अभी बराबर क्या नहीं है? ऑक्सीजन। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 4 गुना 8 है, और 8 और ये कितना हो गया? 3 गुना 6, तो 8 और 6 यानी कि जो है 14 ऑक्सीजन, तो यानी यहाँ 7 से गुणा कर देंगे। जैसे ही 7 से गुणा करेंगे बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो नया समीकरण क्या आया? 4FeS प्लस 7O2 और 2Fe2O3 प्लस 4SO2। फिर से एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आयरन कितना है? 4, और यहाँ पे आयरन कितना है? 4। यहाँ पे सल्फर कितना है? 4, तो यहाँ पे भी सल्फर कितना है? 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 7 दूनी 14, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 दूना 8 और 3 दूनी 6, 8 6 14, यानी बराबर है। यानी ये कौन सा समीकरण हो गया? संतुलित समीकरण। ठीक, इसको लिख लेंगे, उसके बाद आगे बताते हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिए। इसको जल्दी से लिख लेंगे, उसके बाद जो है एक आप लोगों को होमवर्क दे दिया है इसको हटाने के बाद, तो जल्दी से उसको करेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में बताएंगे, उसका सलूशन दिया जाएगा। तो जल्दी से लिख लीजिए। एक होमवर्क है आपके लिए, NaOH। हमारा होमवर्क क्या है कि जो है संतुलित करना है। तो हमारे पास एक है NaOH और प्लस जो है H2SO4, H2SO4 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इससे बना क्या है? इससे जो बना है वो बना है Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और उसके बाद में जो है प्लस H2O। यह समीकरण संतुलित है या नहीं? अगर संतुलित है तो कोई बात नहीं, अगर असंतुलित है तो इसको संतुलित कीजिए। ये पहला होमवर्क है, आप लोगों को करना है। नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में बताएंगे, इसको करके अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। अगला है दूसरा भी होमवर्क लिख लीजिए। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और उसके बाद में जो है H2SO4, और ये मिलके बना रहा है BaSO4 बेरियम सल्फेट, और प्लस जो है बना रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
तो ये समीकरण संतुलित है कि नहीं संतुलित है। अगर संतुलित है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं संतुलित है तो इसको संतुलित करके बताएंगे। नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में पूछेंगे, बताया जाएगा। ठीक है, लिख लिए, आगे देखो। तो ये इतनी बात थी। अब हमको जानना है, हमने पहले ही बता दिया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तमाम बातें हमने बता दी थी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है तो एक नया पदार्थ बनता है। तो ये तमाम चीजें हमने बता दिया था। अब डायरेक्ट हम चलेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यहां से अभी तक कुछ नहीं था, अब मेन चीज चालू हुआ है। ये मेन क्वेश्चन वाला पोर्शन है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये मेन टॉपिक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग प्रकार का बताया जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ मुख्य प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को बताऊंगा कि जो है रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो मुख्य रूप से मेरे पास 5 प्रकार की हैं। जो पहला रासायनिक अभिक्रिया है वो है योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया। योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया। जो दूसरा रासायनिक अभिक्रिया है वो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। जो तीसरा है, तीसरी रासायनिक अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। जो चौथा है वह है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। और जो पांचवा है वो है उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिए, यहां पर कुल मिला के मैंने आपको क्या बताया, तमाम चीजें बताने के बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर चल रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन हमने बता ही रखी है। अब ये मेन टॉपिक है, यहीं से हमारा समझ लीजिए क्वेश्चन ज्यादा यहां से पुटअप होंगे। तो अब हमने ये जान लिया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहला है योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है वियोजन अभिक्रिया और पांचवा है उभय अपघटन अभिक्रिया। अब हम एक एक करके जानेंगे कि क्या होती है योगात्मक रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या होती हैं अपघटन अभिक्रियाएं, क्या होती हैं विस्थापन अभिक्रियाएं, क्या होती हैं वियोजन अभिक्रियाएं, क्या होती हैं उभय अपघटन अभिक्रियाएं। देखिए 10th स्टैंडर्ड है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ाया जा रहा है पर्याप्त है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको करना क्या है, अगले वीडियो में क्या करना है, ये हमारा इस पार्ट का पार्ट 2 था। मैं पार्ट 3 और पार्ट 4 यानी 4 भाग में इस पूरे चैप्टर को कवर करूंगा। तो अगले वीडियो में यानी पार्ट 3 में आपको बताया जाएगा अपघटन, यानी ये जितनी भी है अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, इन सभी के डिफिनेशन लिखाए जाएंगे और एक एक दो एग्जाम्पल बताया जाएगा। उसके बाद पार्ट 3 में